हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल खिड़की पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक उपन्यास पर। इस उपन्यास का नाम है जब वेल पलायन करते हैं। उपन्यास का हिंदी अनुवाद डॉक्टर शोभाराम शर्मा जी ने किया है और मूलतः ये उपन्यास जो है वो रूसी भाषा में है और इस उपन्यास के लेखक हैं यूरी रिख्त्क्यू। यूरी रिख्त्क्यू के बारे में बताना भी मैं बहुत ज़रूरी समझूंगी क्योंकि यूरी रिख्त्क्यू चुकची जनजाति के पहले लेखक हैं। पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा रूसी भाषा में हुई, फिर लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी में पहुंचे और उनकी रचनाओं का अनुवाद जापानी, फिनिश, डेनिश, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं में हुआ है। दरअसल यूरी को पढ़ना एक चुकची जनजाति के बारे में जानना है। ऐसी जनजाति जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जहाँ बर्फ ही बर्फ पड़ती हो 6 महीने और इनका मुख्यतः जो व्यवसाय है, काम है, वो रेंडियर पालना ही है। उसी के तंबू में ये रहते हैं और जीवन बहुत कठिन है और स्कूल भी जिस तरह से हमारे यहाँ है वैसे नहीं होते। तो ये पहले लेखक हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की और साहित्य में अपना स्थान बनाया। इनकी और भी किताबें बहुत चर्चित हैं, जैसे ध्रुवीय कोहरे का एक सपना, जब बर्फ पिघलती है, अवचेतन का आईना और सभी रचनाओं में चुकची जनजाति के जीवन का चित्र हमें देखने को मिलता है। और चुकची जनजाति जो है उनके लिए वेल क्या होती है, ये उपन्यास को पढ़कर मैंने जाना। अभी तक तो मैं इतना ही जानती थी कि वेल प्रवास क्यों करते होंगे। मैंने सोचा कि शायद प्रजनन के लिए या भोजन के लिए, और मेरी अपनी सीमाएं हैं। मुझे इतना पता था कि वेल पर्यावरण को कहना चाहिए प्रदूषण से बचाने में भी अपना प्रमुख योगदान देती हैं, इसीलिए वेल दिवस मनाया जाता है। उनके संरक्षण के लिए काफ़ी काम हो रहा है। लेकिन इस उपन्यास को पढ़ने के बाद वेल से मेरा जो है वो एक रिश्ता बन जाता है। वो ऐसे, यह उपन्यास संवाद प्रकाशन से है। तो इस उपन्यास की कहानी पर हम जाएं तो ये उपन्यास जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूस के चुकची प्रायद्वीप की एक दंत कथा पर आधारित है और ये एक प्रेम कथा है और अपने आप में एक अद्भुत उपन्यास है, अनोखा उपन्यास है। यह नाउ और रियू की प्रेम कथा है और यह उपन्यास वास्तव में मनुष्य और प्रकृति के रागात्मक संबंध को बताता है। मनुष्य जब प्रकृति के करीब था, उसका मूल स्वभाव जो है वो कुछ अलग था, तो संकट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वो अपने मूल स्वभाव से दूर होता जाता है, जैसे जैसे प्रकृति से दूर होता जाता है, उसके ऊपर संकट आता जाता है। तो इस उपन्यास में संकट भी आता है। जो इसकी नायिका है, उसको खुद नहीं पता कि वो क्या है, नाउ क्या है, क्योंकि वो पहला मानव है, एकमात्र मानव है। वो सोचती है वो क्या है। वो जब हवा को देखती है तो उसे लगता है वो हवा है, हवा में एकाकार हो जाती है। जब वो हरी घास को देखती है तो उसे लगता है क्या वो हरी घास है, वो बादल है, वो आकाश है, वो भेड़िया है, वो गिलहरी है, वो लोमड़ी है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या है। वो जिस किसी को भी देखती है उसमें एकाकार हो जाती है। मतलब वो इतनी कहना चाहिए लचीली रहती है, या अपने आप को जिस किसी को भी देखती है उसमें रूपांतरित होना देख सकती है। वो रोज सुबह तट पर जाती है और तट पर जाना और एक नीला सा धारा जो
उसको दिखती है, उसको वो निहारती है और उसकी तरफ वो आकर्षित होती है। दरअसल वो नीली धारा और कुछ नहीं बल्कि एक वेल है, और इस वेल का नाम जो है वो रखती है खुद, फंतासी है उसकी, और इसका नाम वो जो है वो रियू रखती है। तो इस तरह से स्त्री और पुरुष दो कैरेक्टर हो जाते हैं, और रियू की आंखों से जब वो अपने आप को देखती है तो उसे कुछ ऐसा महसूस होता है कि उस नीलिमा में उसको एक आकार होना चाहिए। ये दोनों जो हैं वो पुरुष रूप में ही उससे मिलता है, इसलिए तट पर जाते हैं, अंदर धारा पर जाते हैं, घूमते हैं, हरी घास पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, लंबे मौन को गाते हैं, और साथ बिताते बिताते एक ऐसा समय आता है जब उनका मिलना जो है वो महाप्रणय में बदल जाता है। और जो राऊ है तट पर ही जो है नाव के साथ घर बसाने का जोखिम उठाता है। अब जब वो दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं, अनन्य प्रेम करते हैं, बर्फीले तूफानों से सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं, सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, तब जो है नाव जो है वो माँ बनती है और वो व्हेल शावक को जन्म देती है। व्हेल शावक जो है इसका दूध पीने आते हैं तट पर, और फिर तट के अंदर धारा में मिल जाते हैं। तो अब इसमें उपन्यास में खास बात ये है कि जो राऊ की जो आवाजाही है वो समुद्र पर और तट पर तो आसानी से होती है। तो जो राऊ है वो पिता का दायित्व भी निभा रहा है, वो भोजन की व्यवस्था करता है, और जो नाऊ है वो अनंत काल के लिए जीती है। पहली संतति तो उसकी व्हेल शावक हुए, फिर उसकी संतति आगे बढ़ती है, एनु, कोमो, वलियायु, गिवु, इस तरह से उसकी संतति आगे बढ़ती जाती है और वो अर्मागिरिन तक आ जाती है। और जब अर्मागिरिन तक वो आती है तो जीवन जो है उनका, जो प्राकृतिक तरीके से वो रहते थे, धीरे धीरे उनके जीवन में लालच जो है आ जाता है, समा जाता है, भोग विलास हावी हो जाता है, उनके जीवन मूल्य बदल जाते हैं, प्रेम प्रसंग बदल जाते हैं। अर्मांगिन जो है वो हमेशा व्हेल के बारे में भद्दे मजाक करता है, वो उसे काला कहता है। तो जब वो उसे काला कहता है तो उसको लगता है कि उसकी छाती में कोई छुरा भोंक रहा है। तो यहाँ पे नाऊ जो है अनंत काल के लिए जी रही है, लेकिन पिता जो है वो मर चुका है, विदा ले चुका है, और उसके ये वाक्य एक जीवन सूत्र की तरह माँ अपने बच्चों को बार बार याद दिलाती है कि देखो, पिता ने कहा था कि ये मत भूलना, समुद्र में तुम्हारे संबंधी हैं, व्हेल तुम्हारे ही भाई हैं, तुम्हारे संबंधी हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। लेकिन धीरे धीरे जो है उनका लालच बढ़ता जाता है, और जो कहना चाहिए प्रकृति से मनुष्य का जो चुकची जनजाति का जो रिश्ता था वो गड़बड़ाने लगता है और संकट पैदा होता है। फिर देखिएगा अंत में क्या होता है, ये जानने के लिए आप उपन्यास पढ़ेंगे। सच में इस उपन्यास को पढ़ना एक अद्भुत अनुभव से गुजरना है। धन्यवाद।